स्वागत एक बार फिर आप सभी का। चुनाव की तारीखों का ऐलान, लोकसभा की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं आज, और हमने बात की है बंगाल की बहुत डिटेल में, जहां हमने आपको बताया कि एक उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के अब जो दूसरी कड़ी में सर्वे हम आपको बहुत जल्द दिखाएंगे, उसका एक हिस्सा बंगाल का हमने आपको आज रिलीज करके दिखा दिया है, जिसमें उलटफेर में आगे पीछे छोड़ दिया है बीजेपी ने टीएमसी को। नंबर 1 पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी बनेगी, यह इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे बता रहा है। और 21 सीटें 42 में से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं, 20 सीटों पर टीएमसी जीत सकती है, यह हमारा आकलन। लेकिन यह बड़ा शिफ्ट है कि बंगाल के अंदर बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनेगी लोकसभा के चुनाव में। यह ना 2014 में हुआ, ना 2018 में हुआ था, लेकिन यह 2024 में होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो क्या यहां से भी आगे बीजेपी जाएगी, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे जब वो सर्वे डिटेल में हम आपके सामने रखेंगे। बिहार में क्या कुछ बदला है, हमारे पिछले सर्वे और इस सर्वे के बीच में बिहार में क्या बदलाव हुआ है, वो मैं अब आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बिहार में चुनाव की तारीखों का जो ऐलान हुआ है, वो डेट्स में एक बार आपको दिखा देता हूं कि किस किस तारीख में अब बिहार के अंदर अब वोट पड़ने वाला है। तो पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल को औरंगाबाद, देखते रहे आप बिहार के वासी खासतौर पर, औरंगाबाद, नवादा, गया, जमुई, यहां के लोग 19 अप्रैल को वोट डालेंगे। 26 अप्रैल को किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, शानगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, यहां पर दूसरे चरण में वोट पड़ेगा। तीसरे चरण में झांझरपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुर, खगड़िया। 13 मई को जी झंझारपुर, जी हाँ, झंझारपुर। चौथा चरण 13 मई दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर। 20 मई सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सारण। 25 मई वाल्मीकिनगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, सिवान, महाराजगंज, गोपालगंज। सिवान की बात होगी आपसे बहुत डिटेल में थोड़ी देर में। 1 जून 7वां चरण नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, जहानाबाद, काराकाट, सासाराम, बक्सर, आरा, यहां के लोग वोट डालने के लिए तैयार हैं। तो ये बिहार का शेड्यूल मैंने आपको दिखा दिया, किस किस तारीख को कहां कहां पर वोट पड़ने जा रहा है। और अब मैं आपसे जरा उन सीटों की बात करूं, जैसा मैंने आपके सामने जिक्र किया। हमारा पहला सर्वे जो एनडीए को दे रहा था 35 सीटें, 5 सीटें इंडी गठबंधन को। हमने अब दूसरा सर्वे किया है, क्या बदला बिहार में, बीजेपी की और एनडीए की सीटें और बढ़ी या घटी, आपको मैं बताने जा रहा हूं, बहुत गौर से देखिएगा आप। ये है एनडीए की टैली, वो है इंडिया गठबंधन की टैली, बढ़ रही है दोनों फिलहाल। कौन सा कांटा कहां जाकर रुकेगा, बढ़ता जा रहा है एनडीए का। 35 था पिछली बार, इस बार 37 हो गया। यानी हमारे दूसरे सर्वे में बिहार में एनडीए को 2 सीटें और मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, 35 से बढ़कर 37, और इंडिया गठबंधन की 2 सीटें कम होती दिखाई दे रही हैं, ये 5 से घटकर 3 पर आ गया। तो आप देखिए, तो 2019 के चुनाव की तुलना में इस बार एनडीए ने बहुत हद तक उसी परफॉर्मेंस को छू लिया है। 39 सीटें पिछली बार थी 40 में से, इस बार 37 सीटें जीत सकती है। अभी जब सिर्फ चुनाव की घोषणा हुई है, प्रचार तो अब शुरू होगा। नरेंद्र मोदी प्रचार में उतरेंगे, नीतीश कुमार प्रचार करेंगे, आरजेडी की तरफ से भी प्रचार होगा। अब लेकिन क्या उसका ज्यादा फायदा बीजेपी को मिलेगा, एनडीए को मिलेगा या इंडिया गठबंधन को? फिलहाल पिछले 10 दिनों में माहौल एनडीए की तरफ शिफ्ट होता हुआ हमें और दिखाई दिया है। लेकिन कौन सी सीटें बीजेपी के खाते में या जेडीयू के खाते में आई हैं, कौन सी सीटें छूटी हैं आरजेडी से या कांग्रेस से, यह आपको भावेश बताएंगे। देखिए, पिछला जो सर्वे हमने 5 मार्च को किया था, उसमें बांका और सिवान ऐसी सीटें थी जहां पे इंडिया गठबंधन के आगे थी। ये दोनों सीटें जेडीयू के पास पिछली बार भी थी, और इस बार दिख रहा है कि वह बहुत क्लोज फाइट अभी भी है। जैसे जैसे बांका हो गया, वहां पे आरजेडी के बहुत ही कद्दावर नेता है जयप्रकाश नारायण यादव, बहुत ही अच्छे नेता है, वो लड़ते हैं, तो वो इनके लिए एक सेफ सीट। अलग अलग पार्टियों की परिस्थिति बता देते हैं। अब जो हमारा दूसरा सर्वे है इंडिया टीवी सीएनएक्स का, बिहार का सर्वे, उसके हिसाब से बीजेपी 17 सीटें जीत सकती है, जेडीयू 14 सीटें, एलजेपी 3 सीट, ये चिराग पासवान वाली एलजेपी की हम बात कर रहे हैं, और आरजेडी 2 सीट, कांग्रेस पार्टी 1 सीट, और अन्य 3 सीट जो हैं वो जीत सकती हैं। इस अन्य में सारे के सारे आपको एनडीए के लोग दिखाई देंगे। इसमें हम पार्टी भी है, इसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी है, और इसमें पशुपति पारस की अपनी सीट भी है, या अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो वो 3 भी एनडीए में आप मानिए। तो इस लिहाज से एनडीए 37 है, और ये वो सीटें हैं जो कि प्लस हुई हैं, जेडीयू के खाते में प्लस हुई हैं। बीजेपी के खाते में नहीं, जेडीयू के खाते में ये 2 सीटें शिफ्ट हो रही हैं, बांका और सिवान, आरजेडी से। जी
बिल्कुल, जैसा हमने बांका और सिवान दोनों ही सीटें जो पिछले सर्वे से इसमें अंतर दिख रहा है, वहां पे दोनों के स्थानीय कारण है। सिवान वहां पे एक यादव और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन जो आरजेडी के लिए हमेशा विनिंग कॉम्बिनेशन रहा है, लेकिन सिवान सीट पे आप देखें पर्टिकुलर जो यादव है वो बीजेपी के लिए 2014 में भी वोट की, इसलिए वहां पे ओम प्रकाश यादव जो बीजेपी की तरफ से जीते हुए थे वहां पे जीते थे। 2019 में ये सीटें जेडीयू की चली गई थी और वहां पे वो बड़े अंतर से जीते थे, लेकिन इस बार सर्वे में, पिछला सर्वे में दिख रहा था कि यादव और मुस्लिम दोनों एक साथ आरजेडी के फेवर में जाए, लेकिन पहली बार धीरे धीरे दिख रहा है कि यादवों का एक तरह का, देखिए स्थानीय कारण बहुत पहले जब आरजेडी की सरकार वहां हुआ करती थी तो यादव और मुस्लिम में वहां एक जातीय संघर्ष हुआ करता था, हिंदू मुस्लिम का बहुत ज्यादा हुआ करता था, जिसका अभी भी टीस है उन लोगों के पास। तो जब भी वहां बीजेपी अपना कैंडिडेट देती है या बीजेपी मजबूत रहती है तो बीजेपी वहां अच्छा करती है। हालांकि ये सीट जेडीयू के पास है, लेकिन फिर भी ये जेडीयू थोड़ी अंतर से, बहुत कम अंतर है मैं कह रहा हूं, लेकिन यहाँ फिर भी जेडीयू यहाँ पे आगे है। बांका में जैसे मैंने आपको पहले कहा, जयप्रकाश नारायण यादव आरजेडी के कैंडिडेट हैं, वहाँ पे वो पहले भी जीते हुए थे, अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन जेडीयू का वहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड पहले भी रहा है। वहाँ पे दिग्विजय सिंह जो जेडीयू के बहुत कद्दावर नेता हुआ करते थे, उनका वो गढ़ रहा है, और वहाँ पे जेडीयू पहले भी बहुत अच्छा करता आई है, और बीजेपी भी पिछले असेंबली में आप देखेंगे बीजेपी उस पूरे बेल्ट को बहुत अच्छा परफॉर्म की थी। तो इन सब चीज़ों को देखते ये दोनों सीट पर बीजेपी और जेडीयू अलायंस आगे। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार में हाल ही में मंत्री बने नितिन नवीन जी, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत स्वागत है नितिन नवीन जी आपका इंडिया टीवी पर। और हमने अभी बिहार की तस्वीर दिखाई और इंडिया टीवी सीएनएक्स के पिछले सर्वे, बहुत नमस्कार आपको, हमारे पहले सर्वे में एनडीए को 35 सीटें मिलती हुई दिखाई गई थी। 10 दिनों के अंदर हमने दूसरा सर्वे किया है, उसमें आपकी 2 सीटें बढ़ गई हैं। अब एनडीए 37 सीटों पर आ गया और जेडीयू खुद 14 सीटों पर, और बीजेपी 17 सीटें जीत सकती है, ऐसा हमारा अनुमान है। देखिए, आपने जो सर्वे किया है उस सर्वे का आपका आधार होगा, लेकिन मेरा अपना मानना है कि आज जो वर्तमान स्थिति है कि पूरा विपक्ष बिखरा हुआ है, और जहां एक और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश आज एक साथ चलने को तैयार खड़ा है, तो मेरा ये मानना है कि आप 40 की 40 सीटें इस बार, जो आप 19 की परिस्थिति की तुलना करें और आज 24 की परिस्थिति में आप जब आएंगे तो दोनों परिस्थितियों को जब आप देखेंगे तो आज हम और बेहतर पोजीशन में हैं। और 19 में तो महागठबंधन की कुछ झलक भी थी, तब हम 39 सीटें जीते थे, और इस बार तो महागठबंधन पूरी तरह से आपस में बिखरा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि इस बार तो 40 की 40 सीटें, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हम लोग को संकल्प दिया है कि इस बार 400 पार, वो संकल्प में बिहार भी जुड़ेगा, और बिहार की 40 की 40 सीटें कैसे हम जीते उस पर पूरी ताकत हम लोग लगा रहे हैं। अरे मैं आपको वो सीटें बता देता हूं जो सीटें फिलहाल हमको लग रहा है कि ये आपके अब जो अपोजिशन है उसके पास जा रहे हैं, यानी आरजेडी और कांग्रेस के पास जाती हुई दिखाई। मुझे स्क्रीन पर दे दीजिए मुझे वो सीटें, तब ताकि हम लोग नितिन नवीन जी से और डिटेल में हम लोग बात कर पाएंगे कौन कौन सी सीटें हारती हुई फिलहाल एनडीए कौन सी सीटें हार रहा है। भावेश, खगड़िया है, एक नवादा है, और तीसरा किशनगंज है। अभी भी मानना है कि नवादा जो है वो एनडीए गठबंधन सीट जीतेगी। नवादा सामान्यतः जेडीयू को जाएगा। हाँ, किशनगंज और खगड़िया 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी भी मुझे लगता है कि हाँ, देखिए नवादा में लगातार बीजेपी पीछे चल रही है। बीजेपी अच्छा ठीक है, किशनगंज, खगड़िया और नवादा, ये 3 सीटें हैं जहां लग रहा है कि अभी आप पिछड़ रहे हैं। नितिन नवीन जी, देखिए, किशनगंज, खगड़िया और नवादा, आपने इन 3 सीटों का, तो नवादा की पूरी पृष्ठभूमि आप देखिए, लगातार वो सीटें भाजपा ने जीता है, और अभी भी जो गठबंधन दलों से हम लोग की बातचीत चल रही है, आप निश्चिंत रहिए, नवादा में जैसे ही पिक्चर क्लियर होगा, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन उस सीट को भी 100% जीतेगा। और अब खगड़िया अभी आपने कहा खगड़िया या अररिया की बात, नहीं, खगड़िया सिर्फ तो मेरा ये मानना है खगड़िया में भी हम लोग का परफॉर्मेंस, आप अलायंस, एनडीए अलायंस को देखिएगा तो पिछले बार भी हम लोगों ने खगड़िया बहुत ही बेहतर अंतर से चुनाव जीता था। तो आपके आकलन के जो आधार जरूर होंगे, मैं उसको नकारता नहीं हूँ, लेकिन आप पिछले चुनावों का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो खगड़िया भी हम बेहतर अंतर से चुनाव जीते हैं 19 में। तो 24 में ऐसे कोई कारण नहीं है कि भाजपा के वोट या एनडीए के वोट में कोई गिरावट आने वाली है। अच्छा, फिर उस सीट के बारे में बता दीजिए जो आप पिछले इलेक्शन में भी हारे थे, किशनगंज की सीट।
पिछली बार भी हारे, इस बार भी हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। 67% मुसलमान। निश्चिंत रहिए, भारतीय एनडीए गठबंधन उसके लिए भी अपनी रणनीति बनाई है और इस बार अगर हमको 40 की 40 बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए किशनगंज एक चुनौती है और उस चुनौती को भी कैसे भेदा जाए उसकी पूरी रणनीति बन रही है। इस बार किशनगंज में भी आप देखेंगे नितिन जी एनडीए की जो स्थिति ये है, वहाँ पर चुनाव में प्रोफेसर हम संगीत जीतेंगे। रागी दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉल साइंस का डिपार्टमेंट हेड करते हैं, एचओडी हमारे मेहमान हैं और बिहार से ही हैं। एक प्रश्न है इनका। नितिन जी नमस्कार, मैं पूछ रहा हूं कि किशनगंज से क्या मुस्लिम उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आएगा? यार रणनीति अभी नहीं खोलेंगे, समय पे खोले जाते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं स्पष्ट रूप से मैं आपको ये बता रहा हूं कि किशनगंज में जिस प्रकार से वोटिंग पैटर्न है और जो वहां के डेमोग्राफी है, उस डेमोग्राफी को निश्चित रूप से कैसे भेदा जाए उसकी रणनीति पर काम हो रहा है। आप निश्चिंत रहिए, हम जब 40 की 40 कर रहे हैं और हम 19 से बेहतर पोजीशन में आ जाएं और 39 हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आप देखेंगे कि 40वां सीट की भी रणनीति हम लोग बहुत मुकम्मल तरीके से बनाएंगे और आप उसका समय आने पर उसका निश्चित। सीनियर जर्नलिस्ट समीर चौगांवकर ये आपसे कुछ कह रहे हैं। पहले जीते। और सर नवादा के बारे में बताया जा रहा है कि नवादा सीट भारतीय जनता पार्टी हार रही है, तो क्या नवादा पर गिरिराज सिंह जी को फिर से भेजा जा सकता है? 2014 में गिरिराज सिंह जी नवादा से जीते थे, तो बेगूसराय से नवादा में गिरिराज सिंह जी को शिफ्ट किया जा सकता है क्या इस बार? नहीं, ऐसी ये हाइपोथेटिकल चीजें हैं, ऐसा कोई आकलन नहीं करना चाहिए। नवादा सीट का पिछले सभी चुनाव का रिकॉर्ड आप देखिए तो भाजपा और एनडीए गठबंधन ने बेहतर अंतर से चुनाव जीता है और इस बार भी जब पिक्चर क्लियर होगा तो आप देखिएगा कि उसके बाद जो आपके ओपिनियन होंगे, ओपिनियन पोल आप सीट के घोषणा के बाद कीजिएगा, नवादा निश्चित रूप से भाजपा के झोली में आपको आता हुआ दिखेगा। अच्छा, एक सवाल नितिन जी, फिर आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत से लोगों का कहना यह है कि अब नीतीश कुमार आप जिनको आप साथ में लाएं दोबारा, लेकिन वो इतनी बार पलट चुके हैं कि अब विश्वसनीयता खो चुके हैं। ये हमको सारे सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी जितनी सीटों पर भी लड़ेगी उसको एज है जीतने का, लेकिन जो सीटें आप पिछली बार की तुलना में हार रहे हैं वो जेडीयू हार रही है। तो जेडीयू के आने का अगर कुछ फायदा भी है तो नुकसान भी है क्या इस बार? नहीं, जेडीयू आप जिस नवादा सीट की बात करें वो जेडीयू के पास कहाँ था, वो तो हमारे ही पास लोजपा लड़ी थी वहाँ से। मेरा ये कहना है कि जो आप जिस चीज़ की बात, आप वोटिंग परसेंटेज का जो पैटर्न होता है, हर पार्टी का अपना गठबंधन वोट पैटर्न, वोट बैंक होता है। तो जदयू का जो वोट बैंक है, अगर वो भाजपा के साथ जुड़ता है और एनडीए गठबंधन में जिस प्रकार से छोटे दल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हमारा वोटिंग परसेंटेज जो टोटल वोट अकाउंट है उसको बढ़ेगा ही। तो जदयू के आने से और नीतीश कुमार का जो नेतृत्व रहा है बिहार में, आप उसके अलग अलग पैटर्न पर उसकी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व का कोई विकल्प नहीं है पूरे देश में। और जिस प्रकार से बिहार में 40 सीट पे आप नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व का असर देखेंगे और आपको स्पष्ट रूप से 2010 का जो रिजल्ट था उस रिजल्ट को आप देखेंगे और 2019 का जो रिजल्ट है उसी पैटर्न से मिलता जुलता रिजल्ट मिलेगा आपको। बहुत धन्यवाद नितिन नबीन जी और शुभकामनाएं आपको आने वाले चुनाव के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। नितिन नबीन बिहार सरकार के मंत्री हमारे साथ थे। बंगाल की बात हमने कर ली, बिहार की बात हमने कर ली। इन दोनों राज्यों में बीजेपी की सीटें पिछले सर्वे की तुलना में बढ़ती भी दिखाई दे रही है, यानी एनडीए का ग्राफ ऊपर बढ़ता हुआ हमको लगातार दिखाई दे रहा है। आज चुनाव की घोषणा के दिन तक और आज से प्रचार जोर पकड़ने जा रहा है और खुलकर कहें तो जब नरेंद्र मोदी वोट मांगने के लिए निकलेंगे अब, तो उसकी तो तुलना नहीं की जा सकती किसी भी और पार्टी या नेता के साथ। तो उससे क्या और ज्यादा सीटें भरने की संभावना बीजेपी के लिए है। अब सबसे बड़े सूबे की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सूबे पर मैं आपको लेकर चल रहा हूं। यूपी की 80 सीटें, किस चरण में कहां मतदान है, पहले एक नजर उस पर। 19 अप्रैल को पहला वोट पड़ेगा, तो कहां कहां यूपी में वोटिंग होगी वो यूपी के हमारे सारे दर्शक देख लें। 19 अप्रैल को सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत। 26 अप्रैल दूसरा चरण, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा। 7 मई तीसरा चरण, संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं। 13 मई चौथा फेज, शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक,
उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच। 20 मई 5वां चरण मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा में वोट पड़ेगा। छठे फेज में 25 मई को सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही। और आखिरी यानी 1 जून को 7वें चरण में वोटिंग होगी महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में। तो यह था पूरा शेड्यूल आपके सामने। उत्तर प्रदेश में किस फेज में कितनी कहां वोटिंग होने जा रही है। अब जरा अलग अलग सीटों की अगर बात कर ले हम, तो मैं 10-10 सीटें करके हम लोग चर्चा करेंगे। 10 सीटें पहली जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जहां पर कौन आगे दिख रहा है आपको पता चलेगा। बलिया, देवरिया, आजमगढ़, गोरखपुर, कुशीनगर, गाजीपुर, जौनपुर, मछली शहर, चंदौली, वाराणसी, इन 10 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी जीत सकती है। हमारा सर्वे ये कह रहा है 9 सीटों में बीजेपी जो है बाजी मारती हुई हमको दिखाई दे रही है। एक आजमगढ़ की सीट ऐसी है जो हमारे पिछले सर्वे में भी बीजेपी के लिए मुश्किल थी, इस सर्वे में, दूसरे सर्वे में भी स्थिति नहीं बदल रही है। आजमगढ़ सपा की सीट है, यहां समाजवादी पार्टी यहां जीत चुकी है। अखिलेश यादव यहां से जीते थे पिछली बार 2019 के चुनाव में, उससे पहले इससे मुलायम सिंह यादव यहां से जीत चुके हैं। और ये जो एक तरीके से सपा का दूसरा घर है या गढ़ है, वो बचाने में वो कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत खास मेहमान, कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी हमारे साथ हैं। अजय राय जी, बहुत स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में आज की परिस्थितियों में आप कांग्रेस पार्टी के लिए कितना स्थान देख पा रहे हैं, कैसी परफॉर्मेंस देख पा रहे हैं? निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ेगी और जो आज चुनाव का ऐलान हुआ है इसका हम इंतजार कर रहे थे। पूरी ताकत के साथ जो 17 सीट हमें मिली है, हम 17 सीट पर पूरी ताकत से लड़ेंगे और बहुत ही बेहतर और बढ़िया परिणाम देने का प्रयास करेंगे। जी, हमारा सर्वे जो है वो ये अजय राय साहब ये कह रहा है, और आप इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखेंगे मैं जानता हूं, लेकिन ये सर्वे ईमानदारी के साथ किया गया है। सर्वे ये कह रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत फर्टाइल ग्राउंड उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। 80 में से 78 सीटें तक भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। और आप मेरे मेहमान हैं इस वक्त, सैडली कांग्रेस पार्टी शायद रायबरेली भी ना जीत पाए जो वो पिछली बार जीती थी, ऐसी सूरत दिखाई दे रही है। देखिए, ऐसा है, जो आपका सर्वे है, अब सर्वे कैसे आपने किया है, आप सर्वे जमीन पर जाकर करिए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जनता उब चुकी है। आप उठाकर देखिएगा, अभी सिपाही भर्ती इन्होंने पूरे के पूरे पर्चे लीक हो गए। 50,000 60,000 सिपाहियों की भर्ती का इन्होंने वांट निकाला था, जिसमें 50 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। वो सारे बच्चे रोते हुए घर गए हैं। वो उन बच्चों के परिवार भाजपा को वोट देंगे? ये सर्वे पूछिए उन बच्चों से। आप पूछिए उन लोगों से जिनकी किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी, उनको इन्होंने टिकट दिया है भाजपा ने। किसान विरोधी हैं ये। या आप महिलाओं के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारे बीएचयू के आईटी बिटिया के साथ बलात्कार किया, 3 भाजपा के नेताओं ने। आप सर्वे करिए बीएचयू के अंदर जाकर, पूछिए उनसे, आपको सर्वे का रिपोर्ट आ जाएगी। क्या वो तीनों भाजपा के नेताओं को कुछ किया इन लोगों ने? वो भाजपा के नेता थे जो बीएचयू के अंदर, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के अंदर बलात्कार होता है जी। ये पूरी तरीके से अत्याचार अन्याय कर रहे हैं। सर्वे घर बैठकर नहीं होगा, आप जमीन पर जाकर करिए, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। इस बार बनारस के अंदर प्रधानमंत्री जी को समझ में आ जाएगा कि चुनाव कैसे होता है और कैसे लड़ा जाता है। जो आप बड़ी बड़ी बातें आप लोग कर रहे हैं सर्वे, ये पूरी तरीके से मनगढ़ंत झूठा सर्वे आपका है। अब इसके आगे तो मैं आपसे क्या बात करूं अजय राय जी, सर्वे तो वैसे ही होता है जैसे सर्वे हुआ है। अब मुझे तो यह बताने की जरूरत नहीं है आपको कि 2019 में आप अमेठी में हार गए थे और 1 सीट जीते थे। मैंने बताया। अब आप देखिए, आप झूठी सर्वे करा रहे हैं, फर्जी सर्वे करा रहे हैं। सर्वे को झूठा मनगढ़ंत बता रहे हैं आप, तो इसी सर्वे ने बताया था 2019 में क्या हुआ था। वस्तु स्थिति है, जो बच्चा 4 साल तैयारी करता है, उसकी सिपाही में उसके पर्चे लीक हो जाते हैं जी, वो भाजपा को वोट देगा? आप बताइए, आपके परिवार का कोई होगा? मैं तो लोकसभा चुनाव के सर्वे की बात कर रहा हूँ, आपसे विधानसभा के सर्वे का चुनाव होता तो शायद मैं आपकी बात पर कुछ। अरे भाई, तो लोकसभा सर्वे में वही लोग ना वोटर हैं कि आसमान से वोटर आएगा? नहीं सर, बड़ा स्मार्ट वोटर हो गया है। इसी गाँव के लोग, लोकसभा में उसको देश का प्रधानमंत्री चुनना है अजय राय जी। इसी बलिया गाजीपुर के वोट देंगे। उत्तर प्रदेश का वोटर क्या यही यूपी के पेपर लीक के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार मानता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अरे भाजपा की
किसकी सरकार है? आप डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं ना, डबल इंजन की सरकार किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपकी सरकार है। और वो भी पेपर कहां से लीक होते हैं? अहमदाबाद से जी। अहमदाबाद की गोदाम से। वहां सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप पूरी तरीके से ये दोषी हैं लोग मिलके। आप उस पर कार्रवाई किया आपने? कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी भारतीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बिटिया के साथ बलात्कार होता है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, कौन जिम्मेदार है उसका? नैतिक जिम्मेदारी बनती है वहां के सांसद की, वहां के जनप्रतिनिधि की। उस पर क्या कार्रवाई हुई? उनके ऊपर घर में बुलडोजर चला? क्या वहां बनारस के लोग उस पर वोट देंगे? भाई ये बातें आप अपने प्रचार में बताइएगा अजय जी। आप जो खामखा नाराज हो रहे हैं, आप हमारे सर्वे को झूठा बता रहे हैं, मनगढ़ंत बता रहे हैं। सर्वे तो जमीन पर ही होते हैं और आप भी नाराज जानते हैं। नहीं हो रहे हैं। हाँ, नहीं, बात करने का तरीका आपका कुछ ऐसा ही है। केवल भ्रमित कर रहे हैं प्रदेश की क्या भ्रमित कर जनता रहे को और हैं? देश की आप जनता अमेठी को। हारे थे ये तो झूठा आपको सर्वे मत दिखाना बंद करिए। आप अमेठी हारे थे तो जनता ने हराया था कि झूठ जनता ने हराया था कि सर्वे ने हरा दिया था? किलो चीनी अमेठी राहुल गांधी हारे थे, आप वो सर्वे ने हरा दिया था, टीवी ने हरा दिया था, या जनता ने हराया बोला था? था वहां पर, बोला था 13 रुपया किलो चीनी के लिए। 13 रुपया किलो चीनी मिला अमेठी की जनता को। इसको भी तो पूछिए सर्वे में कि स्मृति ईरानी ने कहा था भाजपा का बटन दबाओ, मोदी जी का आदेश है और 13 रुपया किलो चीनी ले लो। पूछ लीजिए जरा सर्वे में, ये भी पूछ लीजिए अमेठी में जी कि 13 रुपया किलो चीनी मिल गया क्या वहां की जनता को? लड़ रहे हैं राहुल गांधी अमेठी, और केवल लोगों को राहुल गांधी अमेठी लड़ रहे हैं। आप लोग ये मनगढ़ंत सर्वे कराकर राहुल गांधी अमेठी लड़ेंगे? बंद करिए ऐसे राहुल सर्वे गांधी को बंद अमेठी करिए। लड़ेंगे अजय ऐसी राय? जनता आपके सर्वे पर भ्रम में नहीं आने वाली। आप मत आइए किसी भ्रम में, आपको तो भ्रम से दूर होने की जरूरत है। चिंता यही है कि आप भ्रम में हैं। उत्तर प्रदेश से अजय राय जी, भारतीय जनता का, अजय राय जी, भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ अजय करके राय जी, हम लोग वोट दम लेंगे। मुझे चिंता न करो आप एक सम्मानित उत्तर प्रदेश व्यक्ति हैं, उखाड़ के सम्मानित नेता फेंकेंगे है। इनको। आप हमारे साथ बनारस में आप देखिएगा बात चुनाव कीजिए ना, परिणाम। आप यूपी की मैं बड़ी पॉलिटिक्स बात पर बोल रहा बात हूं। कीजिए, आप देश की राजनीति पर बनारस बात का परिणाम कीजिए। देखिएगा। सर्वे तो जो दिखा रहा है वही दिखाएगा। सर्वे अगर दिखा रहा है कांग्रेस पार्टी यूपी में साफ हो रही है, एक भी सीट नहीं जीत रही है, तो मैं आपको खुश करने के लिए उसमें सीटें नहीं जोड़ने वाला। इस बार आप रायबरेली भी हार रहे हैं, इस बार आप अमेठी भी हार रहे हैं, ये सर्वे कह रहा है, महंगाई सर्वे कह रहा है सर। बेरोजगारी पर आइए, भ्रष्टाचार सारे मुद्दे होते हैं, ये झूठा सारे मुद्दे। बार बार झूठ कहना बंद कर दीजिए जरा जी। आप देश की जनता को झूठा बोल रहे हैं। कह रहा हूं सारे मुद्दे। आप देश की जनता को झूठा कह रहे हैं, आप यूपी की जनता को झूठा कह रहे हैं, क्योंकि ये सर्वे उनके बीच में जाकर किया गया है। ये सर्वे यूपी की जनता की राय है, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ये सर्वे यूपी की जनता की राय है अजय राय जी। पेपर लीक किसका है? बलात्कार। उठाइए, आपको मुद्दा उठाना है, आप विपक्ष हैं। आप मोहनलालगंज के अंदर आप यहाँ मंत्री के घर में हत्या हुई, अभी तक उनके बेटे पर कोई कार्रवाई हुई क्या? किसकी जिम्मेदारी है ये? किसकी जिम्मेदारी है? उठाइए मुद्दा, आपको उठाना है ये मुद्दा। सरकार कोई काम नहीं करती जी, बिल्कुल मुद्दा उठाया हम लोगों ने। क्या कर सरकार ने कोई कार्रवाई किया क्या? जी। फिर उसको टिकट दे दिया। अच्छा, आप बता दीजिए कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें जीतेगी? ये सरकार किसान विरोधी है। कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी? कांग्रेस आप देखिएगा भी, आने दीजिए। हमारे निश्चित तौर से हम इस बार यहाँ पर इंडिया गठबंधन डंके की चोट पर जीतेगा और एनडीए को उखाड़ कर हम लोग फेंकेंगे यहाँ से। जी अजय जी, बहुत से लोगों को ये जानने में दिलचस्पी होगी, क्या प्रियंका जी, राहुल गांधी जी अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे? अब ये प्रस्ताव हम लोगों ने यहाँ से भेजा है, पूरे इलेक्शन कमेटी ने भेजा है यहाँ से, पीईसी ने सर्वसम्मत से प्रस्ताव करके, और वहां की जनता की डिमांड है, लोगों की डिमांड है, कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि हम सब लोग इस बार वहां पर गांधी परिवार को जो हमसे गलतियां हुई हैं उसका प्रायश्चित करते हुए भारी मतों से बम्पर वोट से चुनाव जिताकर भेजेंगे। बहुत शुक्रिया अजय राय जी। दूसरे सर्वे में कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें दिख रही हैं। सर्वे इसके बाद तीसरा भी आएगा। मैं ये तो नहीं कह सकता उसमें आपकी सीटें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। उम्मीद कीजिए कि तब तक आप जनता के बीच जा रहे हैं, उसका कुछ प्रभाव दिखाई दे जाए, लेकिन इस वक्त तो नहीं दिखाई दे रहा हमको। हाँ, वैसे तो अजय राय जी से मेरा इंटरेक्शन हुआ नहीं, तो इनको बताना भूल गया। मध्य प्रदेश के टाइम ऐसे ही कांग्रेस के बड़े नेता थे जो ऑन एयर ऐसे हम लोगों को सर्वे पे बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल के चले गए। उस टाइम भी मैंने उनको कहा था यदि गलत हो जाए तो मैं माफ़ी मांगूंगा, और हुआ वही। जैसे मैंने 160 सीटें बताए थे, 162-63 सीटें आ गई थी। मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ कि कांग्रेस के नेता ऑन एयर आए, माफ़ी मांग के। जब वैसे ही मैं लगता हूँ कि वैसे ही मुझे लगता है अजय राय जी को भी कहीं माफ़ी ना मांगना पड़े अपनी इन वक्तव्यों के लिए। अरे आपको ठीक है, रिजल्ट आपको जो भी हो, लेकिन सर्वे पे सवाल क्यों उठाते हो आप? आपको चाहिए तो मेरे से एक डिटेल पूछ लो। एक डिटेल हम लोग यहाँ पे बताते, एक सर्वे का रिजल्ट है, वोट शेयर तक बताते, कास्ट वाइज इक्वेशन सब कुछ बताते हैं। इतना डिटेल मैं बताता हूँ, कोई भी और सर्वे एजेंसी नहीं बताता, फिर भी आप कहते हो सर्वे फर्जी है। अरे देखिए, अब अजय राय जी ने तो कह दिया वाराणसी में प्रधानमंत्री को पता चल जाएगा।
वो चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त जो आप हम सब जान रहे हैं ना वाराणसी में क्या हो रहा है। वाराणसी में प्रधानमंत्री 2 बार चुनाव जीते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वाराणसी में वो उलटफेर प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी पर भी कर सकते हैं। आरती, सौरभ, उन्होंने एक बहुत अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से उन्होंने चिट्ठी भेजी है दिल्ली, और पूरा जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं कांग्रेस के, वो प्रायश्चित करने वाले हैं। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि इसका मतलब कि जानबूझ के या तो उन्होंने गांधी परिवार को पिछली बार हराया और इस बार प्रायश्चित करना चाहते हैं। दूसरी बात ये मतलब कि राहुल गांधी हार गए, इसका प्रायश्चित यूपी की जनता करेगी, वो क्या? नहीं, कांग्रेस प्रायश्चित करेगी। कांग्रेस प्रायश्चित करेगी। इसका मतलब कांग्रेस ने, यूपी के कांग्रेस वालों ने जानबूझ के गांधी परिवार को हराया। बहुत दुखद समाचार है। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी वाराणसी का हुलिया अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल में कैसे बदला है, ये भारत में एक मिरेकल हुआ है। अगर आप वाराणसी जाते, 10 साल पहले जाते और आज जाएंगे, तो आपको ये समझ आएगा कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन जो विकसित भारत की बात करते हैं हम, तो वो वाराणसी में दिखता है। स्मार्ट सिटी, इतनी सबसे गंदी सिटी वाराणसी हुआ करती थी, आज आप देखेंगे कि कितनी ऑर्गेनाइज्ड है, सड़कें ठीक है, लैंप्स लगे हुए हैं, पब्लिक टॉयलेट्स है, पार्किंग लॉट्स बने हुए हैं, ट्रैफिक मॉनिटर किया जाता है एआई के थ्रू। तो ये सारी जो उपलब्धियां हैं, आप इसको नकार नहीं सकते हैं। ये पिछली बार भी मुझे याद है 2019 में यहाँ पे बड़े बड़े लोग जो है, एक्सपर्ट्स जो थे, घर बैठे उन लोगों ने ये कहा था कि वाराणसी से तो प्रधानमंत्री हारे, अरविंद केजरीवाल जी जीत के आ रहे, अगर आपको याद होगा। अरे चलिए छोड़े, वाराणसी पर हम लोग ज्यादा बात करेंगे तो समय ही जाएगा उसमें, जो सब जानते हैं वहां क्या होने वाला है। अजय राय जी बोल रहे थे, कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, कि वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी को हम सबक सिखाने वाले हैं। अजय राय जी तो खुद वाराणसी से चुनाव लड़ चुके हैं, वो लड़के देख चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी के सामने। 2014 में 2014 में अरविंद केजरीवाल और अजय राय प्रधानमंत्री मोदी के सामने लड़े, और किस बुरी तरीके से आ रहे। लेकिन 2019 में अजय राय जो कह रहे थे, इसमें बात करने लायक ये भी है आरती और सर, कि राहुल जी की, उन्होंने कहा कि अमेठी के सवाल पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़े। उन्होंने कहा हमने ऐसा प्रस्ताव भेजा है। राहुल गांधी अमेठी से इतनी बार जीत करके आए। रायबरेली कब से गांधी परिवार की कॉन्स्टिट्यूंसी इस बार सोनिया गांधी के जाने के बाद खाली हुई है। चले वो तो नहीं लड़ सकती चुनाव, वहां से प्रियंका गांधी की चर्चाएं चल रही हैं लड़ने की। राहुल गांधी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ, उन्होंने कहा पार्टी कहेगी तो मैं लड़ूंगा। उनका मतलब अपना कोई कनेक्ट नहीं है, अमेठी की जनता से कहने के लिए 2 शब्द नहीं है। और दूसरा बात देखिए, उन्होंने, अजय राय जी ने क्या कहा कि अमेठी की जनता प्रायश्चित करना चाहती है। वो मतलब जनता ने जैसे गलती कर दी है, वो प्रायश्चित करना चाहती है, और जनता चाहती है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े। अगर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अगर प्रस्ताव भेजा है रायबरेली से प्रियंका गांधी का और अमेठी से राहुल गांधी का, तो क्यों कांग्रेस अभी तक रायबरेली अमेठी की सीट डिक्लेयर नहीं कर पा रही है? उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है राहुल गांधी ना लड़े। नहीं लड़ेंगे। प्रस्ताव जब आप भेज रहे हैं, आप रिक्वेस्ट करें, आप लगभग भीख ही मांग रहे हैं गांधी परिवार से कि आप आके लड़िए। आपकी कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, कांग्रेस के लोग, इस पर एक बार जरा हर्षवर्धन जी, सॉरी मैं भूल गया, हर्षवर्धन जी हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, आपने बातचीत सुनी होगी अजय राय जी से, अब वो कह रहे हैं अमेठी की जनता को प्रायश्चित करना है। देखिए राहुल जी लड़ते हैं कि नहीं। नहीं, देखिए, प्रायश्चित तो थोड़ा बहुत अजय राय जी भी कर रहे होंगे कि कहाँ भाजपा से आके इधर गलती कर दी, और कहीं न कहीं तो एडजस्ट हो ही गए होते। अब सोचिए, जिन अखिलेश यादव से, मतलब जिसको कहते हैं ना कि शाब्दिक झूमा झटकी कर ली, उन्हीं अखिलेश यादव को कल ससम्मान उनसे हाथ मिलना पड़ रहा है। तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल समय है, और उनके लिए मुश्किल समय ये है कि 2024 उनकी राजनीतिक तौर पर एक तरह से कहें कि बहुत कठिन घड़ी लेकर आ रहा है। वो प्रदेश अध्यक्ष अब हो गए हैं, और बार बार निवेदन के बावजूद, और देखिए अजय राय ने पूरी कोशिश कर ली थी। अजय राय ने जब जैसे ही अध्यक्ष बने तो कहा अमेठी से राहुल जी लड़ेंगे। बार बार निवेदन के बावजूद राहुल गांधी के इतना तक साहस नहीं हुआ कि जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा से उधर से गुजर रहे थे तो कह देते कि भैया हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम चलो लड़ेंगे। और जहां तक रही प्रायश्चित की बात, तो ये कहते हुए कहीं न कहीं वो सामंतशाही आती है कि हम चाहे कुछ करें न करें, तुम लोग अभिशप्त हो, ये बड़े नेता हैं, आएंगे, चुनाव जीतेंगे,
लेकिन अभी ऐसा होने वाला नहीं है। डेमोक्रेसी थोड़ा ज्यादा डिलीवर कर रही है, डेमोक्रेसी में जो जनता का हिस्सा है वो बढ़ गया है। और अब थोड़ा खींच भी आप समझिए, सिर्फ 17 सीटों वाली कांग्रेस रह गई। आप कल्पना कीजिए ना, कांग्रेस पार्टी सिर्फ 17 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। कहां आप रह गए हैं? और ऐसे में जब आप इस तरह का सर्वे दिखाएंगे, सवाल खड़ा करेंगे, तो संकट तो है। इसलिए नाराज होने वाला मसला नहीं है, ये उनकी मनोदशा समझिए आप। नहीं, मैंने तो अपने अनुभव में ही देखा है, बहुत सी बार सर्वे हम लोग तो हर चुनाव में ही करते हैं, लेकिन कोई पार्टी अगर वाकई गंभीर होती है चुनाव में, तो वो जो हार रही होती है सर्वे में दिखता है, तो हर कोई कहता है कि देखिए आपसे हम असहमत हैं, लेकिन आपका सर्वे है, ठीक है, आपने किया होगा, मेहनत से किया होगा। अगर कोई सर्वे को लेकर के ये शब्द, ये अल्फाज इस्तेमाल करने लगे जो वो कर रहे थे, इसका मतलब सर्वे सच दिखा। मैं एक चीज़ इसमें बोलना चाहता हूँ। देखिए, दो वाराणसी और अमेठी, वाराणसी ये एग्जाम्पल है कि किसी एमपी को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को कैसे नर्चर करना चाहिए, और अमेठी एक एग्जाम्पल है कि कैसे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं करना चाहिए। इवन रायबरेली। तो ये दोनों कंट्रास्ट हैं अपने आप में। अच्छा, अब अगली 10 सीट के बारे में बात कर लें, और इसमें आपको कोई और रंग नहीं दिखाई देगा, ना नीला ना हरा। भदोही, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, बहराइच, कैसरगंज, कौशाम्बी, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, गोंडा, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, ज्यादा सीटें दिखा रहे हैं आपको। महाराजगंज, बांसगांव, लालगंज, घोसी, सलेमपुर। तो ये सारा का सारा जो आपने देखा 20 सीटें भदोही से चल करके सलेमपुर तक, ये सब जो है एक रंग में रंगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें कुछ बदलता हुआ जो है वो नहीं दिखा है पिछले सर्वे में भी और इस एक सर्वे में भी। एक ही ये हरा जो आइलैंड दिखाई दे रहा है आजमगढ़ का, इसको नहीं भेद पा रही है, यहां तक नहीं पहुंच पा रही है भाजपा। बाकी सब जगह जो है भगवाई आपको दिखाई दे रहा है। एक बार फिर जरा हर्षवर्धन जी के पास चलेंगे। आजमगढ़ छोड़ दीजिए, तो बाकी अभी तक की 29 सीटें जो हैं, 28 सीटें ये एनडीए के पास जाती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन आजमगढ़ अभी भी नहीं भेद पा रही भाजपा। देखिए, आजमगढ़ तो वहां का समीकरण ऐसा है, और बार बार हम लोग चर्चा करते हैं कि वहां की 10 की 10 सीट जो आजमगढ़ की है विधानसभा की जिले की, वो सब समाजवादी पार्टी के पास है। लेकिन अब एक चीज देखना होगा कि शाह आलम चले गए वो समाजवादी पार्टी के साथ, तो बहुजन समाज पार्टी वहां क्या करने जा रही है, कौन सा प्रत्याशी लेकर आने जा रही है? क्या कोई और मजबूत मुस्लिम प्रत्याशी वहां लेकर आने जा रही? कोई त्रिकोणीय मुकाबले जैसी स्थिति बनेगी? नंबर 1। नंबर 2, जब हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी वहां जाकर बोले कि भाई देखिए हम तो, वहीं से उन्होंने 12 एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया था, लोकार्पण किया था आजमगढ़ से ही। तो जब उन्होंने कहा कि भाई हम तो आजमगढ़ में सब कुछ कर रहे हैं, और आजमगढ़ को विश्वविद्यालय भी मिल गया। आजमगढ़ में लंबे समय से मांग थी, वहां के लोग बार बार कह रहे थे, उसको योगी आदित्यनाथ ने आते ही पूरा किया, विश्वविद्यालय बना दिया। अभी आप कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो आजमगढ़ से किसी भी दिशा में जाएंगे तो शानदार कनेक्टिविटी है। अब सवाल यह है कि इतने सब के ऊपर जब डॉक्टर मोहन यादव वहां जाके बातचीत करेंगे, क्या उसके बाद भी जो यादव मतदाताओं का वर्ग है वो पूरा का पूरा धर्मेंद्र यादव के साथ ही रहेगा? वो दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ नहीं जाएगा? क्या यादवों का वो वर्ग ये नहीं सोचेगा कि एक हमारे बीच का निकला हुआ यादव है? तो अब धर्मेंद्र यादव तो भाई उनकी 2 पीढ़ी राजनीति में, सत्ता में बहुत जबरदस्त तरीके से है, हर कोई सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री तक बन चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या उनके सामने दिनेश लाल यादव निरहुआ, जब मोहन यादव आकर प्रचार करेंगे, क्या वो कुछ असर डालेगा? ये दोनों फैक्टर है, यानी मायावती का मुस्लिम प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी की यादवों में जो घुसपैठ है, और तीसरा उस सब के ऊपर जो नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व के साथ विकास आता है कि भैया राम मंदिर भी बना दिया और आपको हम ये चीजें विकास में लाकर दे रहे हैं, हवाई अड्डा भी दे रहे हैं, विश्वविद्यालय भी दे रहे हैं, सड़क भी दे रहे हैं, वो कितना काम करेंगे? लेकिन ये दोनों इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं जिनका आपने जिक्र किया कि मायावती वहां किसको उतारेंगी और क्या मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगी, और दूसरा मोहन यादव जब प्रचार करने जाएंगे उसका यादव वोटर पर क्या असर पड़ेगा। एक बार जरा देवेंद्र के पास चलो, उस पर मैं आता हूं आपके पास। घोसी सीट पे बात होनी चाहिए हमारे साथ, जी बोलिए। घोसी सीट पे बात होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो है अरविंद राजभर जो है चुनाव लड़ेंगे। घोसी में जो उनके फादर हैं वो पहले चुनाव हार चुके हैं। घोसी सीट में क्या होगा, मेरे ख्याल से सर्वे में उन्होंने कोई डिटेल्स इसमें निकाली होंगी। देखिए, घोसी सीट भी वैसे बहुत मुश्किल है नहीं बीजेपी के लिए। वहाँ जो सीट का जो बनावट है, जो डिलिमिटेशन का, बीजेपी के लिए बहुत सेफ सीट है वो। वहाँ पे राजभर का कम्युनिटी का बहुत अच्छा खासा वोट है, और ओबीसी का बहुत अच्छा खासा वोट है, तो वहाँ पे बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं। दूसरी तरफ देखिए, वो जो पूरा बेल्ट है, पूरा पूर्वांचल का, वो सब पूरा इलाका देखिए, उसमें एक तरह का आप मान के चलो सबसे ज़्यादा यदि बनारस के वजह सबसे ज़्यादा यदि कहेंगे हिंदुत्व का है तो उधर ही आप देखेंगे। सिर्फ आजमगढ़
हारने के पीछे 2-3 जो वजह है, एक जो वहाँ पे जो सीट की जो बनावट है, मुस्लिम यादव बहुत फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बन रहा है सपा के लिए। दूसरा, बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिया है, मेरे कोई पर्सनल दिक्कत है नहीं, लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ जिनको कहते हैं, बहुत अच्छा उनका छवि है नहीं वहाँ पे कि बहुत अच्छा काम नहीं कर पाए। हालांकि उनके लिए बहुत कम समय था, बाई इलेक्शन जीते थे और 2019 में अखिलेश यादव बहुत बड़े अंतर से वहाँ पे जीते थे। तो अखिलेश उनके निरहुआ के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं था कि बहुत ज़्यादा दिखाए, लेकिन फिर भी जो अल्प समय उनको मिला था उसमें उनको कुछ अच्छा करके दिखाना चाहिए था। तो उनके लिए बहुत अच्छा फीडबैक है नहीं, जिसकी वजह से बीजेपी। और तीसरी जो बात क्या कि यदि वहाँ पे मुस्लिम वोट यदि डिवाइड होता है तो क्या बीजेपी जीत सकती है? देखिए, पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश, तो ये इंटरेस्टिंग जो कहा अभी हर्षवर्धन जी ने, अगर बसपा इसी आजमगढ़ में अगर कोई मजबूत मुस्लिम कैंडिडेट उतार दे तो? देखिए, वही मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश में आप देखिए, रायबरेली और मैनपुरी छोड़ के बीजेपी लगभग सारी सीटें एक बार कम से कम जीती है। रायबरेली और मैनपुरी को छोड़ दे, और इस बार आपको दिखा है रायबरेली में भी बीजेपी आगे है। तो मतलब सिर्फ मैनपुरी छोड़ के बीजेपी आजमगढ़ भी जीत चुके हैं। तो असंभव नहीं है, बीजेपी यहाँ भी जीत सकती है, बशर्ते बहुत सारे इफ एंड बट यदि हो तो। रीजन ये रहा है कि आजमगढ़ में गुड्डू जमाली आ गए हैं, सपा में सपा में आ गए हैं, बसपा से निकलकर गुड्डू जमाली। तो गुड्डू जमाली का एक बड़ा वर्ग है वहां पर। नहीं, लेकिन बात सही है ना, अगर बसपा कोई मजबूत उम्मीदवार आज भी उतार दे वहां पर तो मुस्लिम वोट तो वो भी काटेगा। हाँ, वोट काटेगा, जीत का अंतर कम हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हारने की संभावना बहुत कम है आजमगढ़ में फिलहाल की राजनीति अगर देखी जाए। फिलहाल देखिए, अब हमने सारी 80 सीटें जो है वो हमने खोल दी हैं, जो हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं। आजमगढ़ और मैनपुरी, इन दोनों सीटों को छोड़कर कहीं और दिक्कत जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। एक लिस्ट मेरे साथ जो है मुझे लगता है खीरी में आपको दिक्कत आएगी, वहां पे बीजेपी कैंडिडेट जो भावेश ने मुझे बताया ये क्लोज सीटें हैं, वो उनकी हम लोग बात करें तो बेहतर है कि ये यहां पर क्या बीजेपी का नंबर डाउन हो सकता है। आपने मुझसे कहा मुरादाबाद, इसके बाद आपने मुझे बताया था रायबरेली, आपने कहा आसान नहीं होगी बहुत, आपने बिजनौर की सीट दी थी, गाजीपुर की सीट दी थी, और आपने मुझे नगीना की सीट दी थी। तो इसमें से ज्यादातर तो जो है वो मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन जहां पे मिला वो बहुत ज्यादा तक संभव है। और जो दिख रहा है ग्राउंड पे कि यादव का एक तबका बीजेपी साथ में संभल, बिल्कुल यादवों का एक तबका बीजेपी की तरफ वोट दिख रहा है, और वो 2019 में भी हुआ था। तो उसके संभव से बीजेपी जीता। हालांकि इस कॉम्बिनेशन को देखेंगे, यदि यादव पूरे मुस्लिम को देखेंगे तो बीजेपी ये सीट नहीं जीत सकती। जैसे मुरादाबाद हो गया, संभल हो गया, बीजेपी नहीं जीत सकती। लेकिन फिर भी क्योंकि यादवों का वोट है वहां पर कंप्लीट हिंदू पोलराइजेशन हो रहा है, जिसके वजह से देखेंगे बीजेपी ये सीट निकाल ली। और एक अलग चीज है कि यहाँ पे कुछ जैसे मुरादाबाद की हमने बात की, संभल की बात की, और ये रामपुर की बात की, इन सब सीटों पे कुछ ना कुछ बसपा का आधार दिख रहा है, जिसके वजह से रामपुर संभल 2019 में भाजपा हारी थी, बिल्कुल हारी थी। लेकिन वहां पे जो मैंने एक वोट शेयर वगैरह दिया हुआ था, उसमें एक दिख रहा है कि बसपा कुछ वोट लेके आ रही है, जिसके वजह से ये सीट बीजेपी जीत सकती है। एक बार इस स्क्रीन पर भी हम लोग क्लोज सीटें डाल दें, उस पर और फिर चर्चा कर पाएंगे। डाल दीजिए। भावेश जी ने जो क्लोज सीटें बताई है, बेसिकली ये सारी वो सीटें हैं जो 2019 के अंदर सपा और बसपा गठबंधन ने सीटें जीती हुई थी उसके अंदर। और वही सीट जैसे संभल है, आप आए ना इधर, मेरे पास साथ आए, इसमें से कौन सी आपको ज्यादा मुश्किल दिखती है, कौन सी कम? देखिए, अगर इसमें बात करें तो संभल, गाजीपुर, नगीना, मुरादाबाद, बिजनौर और ये जो सीटें ये सब बसपा सपा गठबंधन के अंदर जीती थी। मुझे लग रहा है मैनपुरी समाजवादी पार्टी इसके अंदर सीट वापस जीतेगी, इसमें कोई दो रहे। मैनपुरी बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। मैनपुरी और आजमगढ़ अभी भी आप मानते हैं कि मुश्किल है बीजेपी? बिल्कुल, मुझे लग रहा है मुश्किल नहीं है, समाजवादी पार्टी जीतेगी। अब बहुत कम समय बचा हुआ है और कोई ऐसा वहां पे लोकल कैंडिडेट भी नहीं है जो हरा सके। तो मुझे लग रहा है अमेठी हम दे रहे हैं भाजपा को, लेकिन क्लोज फाइट में अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं उसके बाद भी स्मृति ईरानी वहां से जीतेगी। अमेठी भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। देखिए, अमेठी पर एक बार आरती, आप मानती है क्लोज फाइट है या नहीं? मुझे नहीं लग रहा है कि क्लोज फाइट है। बिल्कुल समीर जी के साथ सहमत हूं कि स्मृति ईरानी जीत जाएंगी। राहुल गांधी भी अगर फाइट करते हैं अमेठी, 50,000 कुछ का मार्जिन था पिछली बार स्मृति ईरानी के, लेकिन स्मृति ईरानी ने काम भी किया है और ग्राउंड पे अमेठी तो घर बना लिया है। हाँ, तो उन्होंने जो वहाँ बैठ के जो काम किया है, इनफैक्ट जैसे राहुल जी ने कहा कि जो एग्जाम्पल सेट किया जाए कि अमेठी और वाराणसी का कंपैरिजन अगर करते हैं, वाराणसी है एक पार्लियामेंटेरियन की कंस्टिट्यूंसी जो ट्रांसफॉर्म हुई है। अमेठी 70 साल में भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया। मैं एक लखीमपुर खीरी की बात करना चाहता हूं। एक ब्रेक आप लेना, आप शॉर्ट में आपको बात करनी चाहिए उस सीट पे। हाँ, बताएं। नहीं, आप करें। लखीमपुर खीरी जो सीट है, टेनी जो जिनको आपने टेनी की सीट, बीजेपी ने जो है अजय मिश्रा टेनी,
यहाँ पर काफी हलचल है। यहाँ पे बीजेपी के एक बड़े कार्यकर्ता जो हैं वो छोड़ के बीजेपी बीएसपी चले गए हैं। दूसरा टीनी जो है उनके ऊपर जिस तरह से किसानों वाले मामले में जिस तरह के आरोप आए थे, वो भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो भी है। अरे पर ये- लखीमपुर खीरी पर पर ये भी मामला हम लोग अलग से विधानसभा- बात करेंगे। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों में, और उसमें बड़ी खबर यह है कि भाजपा 78 सीटें जीत सकती है, और उसमें मुख्य बात यह है कि वो रायबरेली और अमेठी दोनों सीटें जीत सकती है। यानी अमेठी में स्मृति ईरानी की जीत हमें तो तय दिखाई दे रही है, चाहे राहुल गांधी वहां से लड़े या न लड़े। प्रियंका रायबरेली में अगर लड़ती हैं तो उनके लिए बहुत टफ होगा, वो सीट भी भाजपा के पास जा सकती है। जीत के दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भाजपा सेंधमारी नहीं कर पाई है, मैनपुरी और आजमगढ़। यहां पर ये अभी भी खुली हुई सीटें हैं जो विपक्ष के पास जाती हुई दिखाई दे रही हैं।